नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आपको दुनिया की एक बहुत ही विचित्र अंतिम संस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पारसियों का है। जैसे अपना एक धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, ऐसे ही एक धर्म है पारसी। पारसी धर्म के लोग जब मरते हैं तो उनके मृत शरीर को ना ही नदी में बहाया जाता है, ना ही गाड़ा जाता है और ना ही जलाया जाता है, बल्कि उस शव को खुले आसमान में रख दिया जाता है ताकि जीव जंतु खा करके अपना पेट भर सकें। है ना कितनी विचित्र बात। लेकिन जब उनका हम उद्देश्य देखते हैं कि किस उद्देश्य से इस मृत शरीर को ऐसे ही खुले आसमान में छोड़ दिया गया है, तो वो उद्देश्य बड़ा ही पवित्र नजर आता है। उद्देश्य ये है कि हम इस मृत शरीर को अगर जला देंगे तो नष्ट हो जाएगा, किसी भी जीव जंतु के काम नहीं आएगा। गाड़ देंगे तो भी शायद काम बहुत कम आए, बहा देंगे तो भी शायद बहुत कम आए। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो जीव जंतु जैसे कि मुख्य रूप से गिद्ध अपना पेट भर पाएंगे, यानी उस शरीर का मरने के बाद भी उपयोग हो सका, किसी के काम आ सकी, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान में गिद्धों की संख्या कम हो जाने से, और बहुत कम हो गई, लगभग 99% गिद्धों की संख्या कम हो गई है, तो अगर उसको ऐसे ही खुले में छोड़ा जाए तो गिद्ध खाने के लिए ही नहीं आएंगे, तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा। हो सकता है कई महीनों तक वो लाश ऐसी ही रखी रह जाए और सड़ करके वातावरण को प्रदूषित करे। तो इस प्रथा का अब जो नए लोग हैं पारसी धर्म में, वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुरानी मान्यता वाले अभी भी इस प्रथा को जारी रखना चाहते हैं। इस समय ये प्रथा चर्चा में इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ रतन टाटा जी पारसी धर्म से संबंधित थे, यानी उनका धर्म पारसी था, और उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार दफना प्रथा से नहीं किया गया, बल्कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार से किया गया, यानी कि जलाया गया। तो कुछ पारसियों का संस्कार दफना प्रथा से होता है और कुछ का अब अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है या गाड़ा जाता है। तो संस्कार के 3 प्रथाएं अपने यहाँ हैं, गाड़ने वाली, जलाने वाली और बहाने वाली। तो आज हम पारसियों के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। मरने के बाद खा जाते हैं इसको जो जीव जंतु हैं गिद्ध, ऐसे ही इसको बॉडी को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। तो चलिए एक एक बात हम समझते हैं। ये देखिए, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस एक बिल्डिंग होती है जो खोखली होती है, इसमें शवों को ले जा करके अंदर रख देते हैं। और ये देखिए गिद्ध बैठे हुए हैं, ये मुंबई का है, 1880 की ये फोटो है। और उसके पहले ये प्रार्थना सभागृह होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है उसको पहले नहला धुला करके प्रार्थना सभागृह में ले जाते हैं और वहां पे प्रेयर होता है और एक मंत्र पढ़ा जाता है। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार मंत्र बोला जाता है उसको, लेकिन उनके अनुसार उसको गेह सारणु बोलते हैं। गेह सारणु, गेह सारणु करके एक पद होता है, उसको पढ़ा जाता है उसको शुद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद उसको लाया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और ऐसे ही खुले आसमान में उसको छोड़ दिया जाता है। ये है दफना प्रथा। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी है ऐसी ही रखी गई है और ये जीव जंतु जो गिद्ध मुख्य रूप से है वो खा रहे हैं। तो खुले आसमान में ऐसे ही छोड़ के रख देना, उसको दफना प्रथा बोला जाता है। अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं कि पारसी जो समाज है उसका इतिहास क्या है, कहाँ ये पैदा हुए और इनकी संख्या इस समय कितनी है और कहाँ पे ये है। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पारसियों के बारे में। देखिए, अपने देश भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप जाएंगे आगे अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक। तो जो ईरान है वर्तमान में, जिसको ईरान बोलते हैं, उसका पुराना नाम था पारसिया। ठीक, ईरान का पुराना नाम क्या था? पारसिया। तो पारसिया में शासन था 7वीं सदी में सासानी साम्राज्य का। एक साम्राज्य हुआ करता था सासानी साम्राज्य, उसका शासन था 7वीं सदी में, यानी आज से लगभग 1300-1400 साल पहले। और वहां का जो राजधर्म था वो था जोरो राजधर्म था। और वहां का जो अंतिम शासक था याजदेगार्द, जिसको 641 में नेहावंद की जंग में हरा दिया गया। 641 ईस्वी में पारसियों का पतन हो गया। हुआ क्या, अरब मतलब मध्य खाड़ी में देशों में तुर्कों का उत्थान हो गया था।
तो अरबों के आक्रमण से, जैसे भारत में भी 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था ना, तो ऐसे ही कई जगह पे आक्रमण हुआ था। तो पहले वहीं आक्रमण हुआ था क्योंकि वो पहले पड़ता है पश्चिम में, तब भारत पड़ता है। तो जब वहां पे अरबों का आक्रमण हुआ तो 641 में नेहावंद की जंग में याजदेगार्द को परास्त कर दिया गया और जितने पारसी लोग बचे थे उनको बंदी बना लिया गया और कुछ लोग वहां से भागे, कुछ को मार दिया गया। तो जो लोग वहां से भागे उनमें से मुख्य रूप से 3 नाव में बैठ करके कुछ लोग भारत आ गए। भारत कहाँ आए? गुजरात आए, काठियावाड़ में। जब गुजरात आते हैं तो गुजरात में जाधव राणा उस समय वहां के उस क्षेत्र के शासक थे और उन्होंने जब देखा कि इनको वहां से एक तरह से मतलब प्रताड़ित किया गया है और ये लोग अपनी जान बचा करके यहाँ रहने के लिए आए हैं, तो इन लोगों को जाधव राणा ने शरण दे दिया कुछ शर्तों के साथ, कि कुछ शर्त लगा दिया कि आप इस शर्त के आधार पे आप हमारे यहाँ ऐसे रह सकते हैं। उस शर्त को मान लिया गया और पारसी लोग वहां पे बस गए और एक छोटा सा नगर बसाया जिसका नाम रखा संजान नगर। संजान नगर पारसियों का सबसे छोटा, सबसे प्रथम नगर भारत का है गुजरात में। अब यहाँ पे पारसी जो है बस गए। ये कब की बात हो रही है? 641 ईस्वी के बाद की। अब देखिए वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अधिक से अधिक 2 लाख पारसी हैं। ये अधिक से अधिक का डाटा है। कुछ लोग तो बताते हैं, कुछ डाटा के अनुसार 1.5 लाख है, कुछ डाटा के अनुसार 1.25 लाख है, फिर भी मैं मान लेता हूं मैक्सिमम 2 लाख। पूरे दुनिया की बात हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं इस समय? ईसाई। फर्स्ट नंबर पे ईसाई हैं, दूसरे स्थान पे मुस्लिम हैं, तीसरे स्थान पे नास्तिक आते हैं जैसे कि चाइना वाले ये सब, और फिर चौथे स्थान पे हिंदू धर्म आता है। इनकी जनसंख्या कितनी है? 2 लाख, वो भी पूरी दुनिया में। अब इस 2 लाख में लगभग 70,000 भारत में ही रहते हैं। 70,000 भारत में रहते हैं वर्तमान में, और इन 70,000 में भी लगभग 50,000 अकेले मुंबई में रहते हैं। कहने का मतलब भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आबादी की बात की जाएगी तो वो मुंबई शहर है पारसियों के लिए। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पारसियों की आबादी भारत में थी लगभग 1 लाख, और 2024 के आसपास जब गणना की जाती है, एक आंकड़ा, या 2011 की जनगणना को हम आधार बनाएं, तो इनकी संख्या इस समय कितनी है? लगभग अधिक से अधिक 70,000, यानी कि लगभग 30 से 35,000 संख्या इनकी कम हुई है। संख्या में इनकी गिरावट आ रही है। गिरावट का कारण कि ये लोग जनसंख्या अपनी पता नहीं क्यों बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जैसे रतन टाटा जी को ही देख लीजिए, उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां की सरकारें चिंतित हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या घट रही है, जैसे रूस में, वहां की सरकार चिंतित है, जनसंख्या ही घट रही है, लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। जापान में बड़ी चिंतित सरकार है। वैसे ही चिंता इन पारसियों के लिए भी है, इनकी संख्या कम हो रही है और 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी संख्या 30-40 हजार के आसपास बचेगी। अब देखिए, तो मैं क्या बता रहा हूं, इस समय पूरे भारत में 70,000 के आसपास इनकी जनसंख्या है, जिसमें से 50,000 के आसपास अकेले मुंबई में ही रहते हैं। अब इनका अंतिम संस्कार, जैसे हमारे यहाँ की प्रथा क्या है? दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है और गाड़ा जाता है, दफन, और फिर बहाया जाता है ना, बहाना नदी में। ये 3 चीजें, मतलब 3 तरह के मुख्य संस्कार हमारे यहाँ है। इनका क्या है? दखना। अब इस दखना में क्या होता है, अभी आपको हम पीछे संक्षिप्त में बता ही चुके हैं। पूरे शरीर को साफ सुथरा करके, गैस सारणों पढ़ा करके, फिर उसको टावर ऑफ साइलेंस में ले जा करके रख दिया जाता है। 2018 की एक रिपोर्ट है। 2018 में पूरे मुंबई में लगभग 720 पारसियों की मौत हुई थी। 720 पारसी, जिसमें से 640 के आसपास दफना प्रथा से इनको दफनाया गया था। दफना प्रथा से शेष को दाह संस्कार किया गया था, यानी कि जलाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस नए युग में जो नए लोग हैं वो दफना प्रथा का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि, अच्छा, विरोध करने के एक रीजन ये भी है क्योंकि गिद्धों की संख्या कम हो गई है। 99% गिद्ध कम हो गए हैं, आप जान ही रहे हैं, तो समस्या तो बनेगी ही। तो अब उसका क्रेज एक तरह से कम हो रहा है। रतन टाटा जी की भी इच्छा थी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो दफना प्रथा से ना हो, उनको
जलाया जाए, तो इलेक्ट्रिक उसको शवग्राह में उनको जलाया गया है। और ये जो व्यवस्था है मुंबई में बनाई गई है दफना प्रथा के अलावा दाह संस्कार की, वो टाटा के ही लोगों ने, JRD टाटा ने ही इसकी शुरुआत करी थी। और इनमें से बहुत सारे इनके खानदान के लोगों को इस प्रथा से, दफना प्रथा से न होकर के दाह संस्कार किया गया था। एक मैं आपको घटना बताता हूँ फिरोज गांधी की। फिरोज गांधी को आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी के पति थे। फिरोज गांधी पारसी धर्म से ताल्लुक रखते थे, यानी कि पारसी थे। फिरोज गांधी मरने से पहले अपने दोस्तों से कह गए थे कि हमारा जो अंतिम संस्कार है वो हमारे धर्म दखना प्रथा के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारा दाह संस्कार होना चाहिए। तो जब 1960 में जब फिरोज गांधी की मौत हो जाती है, तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में होता है और बाकायदे इनको चिता पे रख के जलाया जाता है दिल्ली में। और चिता को आग लगाते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय 16 साल के थे। निगम बोध घाट है दिल्ली में, निगम बोध, तो निगम बोध घाट पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि इस अंतिम संस्कार के पहले गेह सारणु पढ़ा गया था मंत्र बाकायदे इनको, और उस समय केवल इनके 2 बेटे और इंदिरा गांधी ही उस कमरे में थी, यानी कि जो प्रार्थना हॉल था उसमें थी, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है। दरअसल जो टावर ऑफ साइलेंस है जहां पे ये सब होता है, वहां पे पारसियों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। इसीलिए इनके 2 बच्चे और इंदिरा गांधी थी जब गेह सारणु पढ़ा गया उसका पहला पाठ। फिर उसके बाद इनका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको कई जगह रखा गया, जैसे प्रयागराज भी लाया गया, गंगा में प्रवाहित किया गया अस्थियों को, और इलाहाबाद में ही पारसी कब्रगाह है वहां पर भी रखा गया। सूरत में इनके जो पुश्तैनी थे वहां पे रखा गया। तो कई जगह इनको एक तरह से दाह संस्कार इनका किया गया, अंतिम संस्कार फिरोज गांधी का। साइरस मिस्त्री एक आप जानते हैं टाटा ही समूह के थे, उनका भी दाह संस्कार हुआ था। तो कुल मिला के वर्तमान में भले ही जो कट्टर पारसी हैं वो इस संस्कार के तहत अपने आप को दफनाना पसंद करें, इसका सपोर्ट करें, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह से खुले में छोड़ा जाए। उसके बहुत सारे रीजन बताए गए, पर्यावरण का प्रदूषण, और अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, इतनी सुविधाएं हैं कि इलेक्ट्रिक जो सब दाहगृह होता है उसमें डालने पे कुछ ही मिनटों में पूरा शरीर जल जाता है, तो क्यों इस तरह से बाहर उनको फेंका जाए, रखा जाए। तो यही है पारसी धर्म की एक हम लोगों के लिए बड़ी विचित्र घटना। हालांकि उद्देश्य बड़ा पवित्र है, मैंने आपको बताया ही कि किस उद्देश्य से उसको ऐसे ही रखा जाता था, छोड़ा जाता था। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो पर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जाने, जागरूक हों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।